नमस्कार, मैं अनूप कुमार और आपका इस चैनल पर स्वागत है। साथियों, आप सब ने नरेंद्र मोदी के पोलैंड यूक्रेन यात्रा को भली भांति देख रहे हैं और बहुत अच्छी बात है, हमारे देश की गौरव की बात है कि भारत रूस और यूक्रेन के बीच जो युद्ध चल रहे हैं लगभग 2.5 साल से, इसके बीच मध्यस्थता की कोशिश कर रहा है। ऐसा देखिए, ये हमारे घर की राजनीति नहीं चल रही है कि बस उनसे आज मिले कल उनसे मिल लिए और समझौता हो गया। इसमें समय लगता है। आपने देखा कि पहले रूस के प्रधानमंत्री जो व्लादिमीर पुतिन हैं उनसे नरेंद्र मोदी मिले, उसके बाद फिर जेलेंस्की के पास गए हैं। तो इस क्रम में इसी तरह से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जो कूटनीति के तरीके से शांति बहाल होती है, और ये बहुत जरूरी भी है क्योंकि 2.5 साल से कोई परिणाम स्पष्ट रूप से नहीं निकला है। ये बात सही है कि रसिया ने यूक्रेन के 1/5 भाग पे पूरा कब्जा कर लिया है, बात सही है, पर फिर भी कोई परिणाम तो नहीं निकल पा रहा और दोनों देश की क्षति हो रही है बार बार। तो एक बहुत अच्छा प्रयास है कि शांति की कोशिश किया जा रहा है और संभवतः युद्ध विराम हो भी जाएगा। निश्चित ही भारत अगर मध्यस्थता कर रहा है तो भारत, वो सुनते हैं ना कि मेड इन इंडिया, तो मेड इन इंडिया बड़ा तगड़ा होता है और ये चीजें सॉल्यूशन हो जाएगा इसमें, निश्चित ही मेरा पूरा मानना है। पर इसी सब के बीच एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, उसको हमको ध्यान देना होगा कि अंतरराष्ट्रीय जो संस्थाएं हैं, वैश्विक संस्थाएं हैं, उसमें सुधार की बात स्टार्ट हो गई है। अमर उजाला में खबर आया था 14 अगस्त 2024 को, वहां जो उप अस्थायी प्रतिनिधि जो प्रभारी हैं रविंद्र, उन्होंने ये संयुक्त राष्ट्र संघ में बात रखी कि अभी जो वर्तमान परिस्थितियां हैं उस परिस्थितियों के अनुसार संयुक्त राष्ट्र संघ खरा नहीं उतर पा रहा है, विश्व शांति में स्थिति बहाल नहीं कर पा रहा है। साथ ही अभी पोलैंड और यूक्रेन के यात्रा में जब पोलैंड में उसके जो प्रधानमंत्री है डोनाल्ड से, उनसे जब बातचीत हो रही थी तो वहां पे मोदी जी ने ये बात स्पष्ट रूप से रखा है कि वैश्विक संस्थाओं में सुधार के लिए भारत और पोलैंड सहमत हैं। तो आप ये देख पा रहे हैं, वहां रविंद्र कह रहे हैं, यहां नरेंद्र मोदी अपने यात्राओं के दौरान प्रधानमंत्री से मिल रहे हैं तो ये बात कह रहे हैं। तो ये दुनिया को पता चल रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ में सुधार की बात स्टार्ट हो चुकी है। हालांकि ये मांग बहुत पहले से उठ रहा है, पर भारत के तरफ से ये बहुत तेज हो चुका है। कई लोग होंगे जिनको संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में नहीं पता होगा, तो मैं चाहता हूं कि अगर कोई नया भी होगा तो उसको विस्तार से पता चले। तो थोड़ा सा आप हमें समय दीजिए, मैं आपको एक घटना सुनाता हूं। द्वितीय विश्व युद्ध, हिटलर को तो हर कोई जानता है। हिटलर ने पोलैंड पे आक्रमण किया था 1939 में और द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ हो गया। और द्वितीय विश्व युद्ध का जो अंत हुआ था वो माना जाता है 9 अगस्त 1945 में, जब अमेरिका ने जापान के जो शहर है नागासाकी और हिरोशिमा और नागासाकी पर उसने बम गिराया 6 अगस्त और 9 अगस्त 1945 में, 2 शहर पर गिराया। तो उसके बाद माना जाता है कि द्वितीय विश्व युद्ध का अंत हो गया। इस युद्ध में जापान भी बुरी तरह से हारा था और जर्मनी बुरी तरह से हारा। पूरा जो दुनिया था ना वो 2 खेमों में बट गया था। और एक कॉन्स्पिरेसी थियरी है कि हिटलर ने उसके बाद अपना आत्महत्या कर लिया था युद्ध में हारने के बाद, और इसमें जीत हुई थी इंग्लैंड की, जिन लोगों ने हमारे देश पे आकर इतना दिन गुलाम बना के रखे, लगभग 190 वर्ष, और अमेरिका इसमें जीता था। तो पश्चिमी जो देश थे वो जीते। तो ये अब इतना प्रथम विश्व युद्ध हुआ, फिर द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, तो अब कोई और विश्व युद्ध ना हो जाए, क्योंकि अब जो दुनिया हो चुकी है परमाणु संपन्न हो गई, मतलब टेक्नोलॉजी दिन प्रतिदिन बढ़ रहा था। तो पूरे जो विश्व के नेता थे उनको दिखते थी कि आगे क्या सॉल्यूशन लाया जा सकता है कि विश्व में शांति बहाल हो जाए। तो इसके लिए पहले प्रथम विश्व युद्ध के बाद एक राष्ट्र संघ का नींव रखा गया था, लेकिन वो द्वितीय विश्व युद्ध न होने में सफल नहीं रहा, द्वितीय विश्व युद्ध हो ही गया। तो अब एक अंतरराष्ट्रीय संस्था बहुत मजबूत बनाने की कोशिश की गई और नींव रखा गया संयुक्त राष्ट्र संघ का। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। न्यूयॉर्क अमेरिका का एक शहर है, मैनहट्टन द्वीप में इस संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय है। आपको मैं बता दूं, संयुक्त राष्ट्र संघ अंतरराष्ट्रीय संस्था है और 17 एकड़ जमीन में है और 39 यानी 39 मंजिला इमारत में है। और इसमें 6 महत्वपूर्ण अंग, मतलब इसके 6 अंग माने जाते हैं, संयुक्त राष्ट्र के 6 अंग हैं। तो अब सुधार कहां हो रहा है इसके बारे में आपको मैं बताना चाहता हूं कि संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 अंग हैं। अंग को अगर मैं आपको रिपीट करूं तो आप ध्यान दे सकते हैं, महासभा, सचिवालय, सुरक्षा परिषद, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद,
प्रन्यास परिषद और एक है अंतरराष्ट्रीय न्यायालय। हमारे देश में जैसे सुप्रीम कोर्ट है और उसके नीचे अगर देखें तो हाई कोर्ट है, 25 हमारे देश में वर्तमान समय में अभी 25 हाई कोर्ट है। तो इसी प्रकार से एक अंतरराष्ट्रीय लेवल पे अंतरराष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना की गई है जिसका मुख्यालय द हेग में है। तो इसको अगर हम सबको देखें समग्र रूप से तो संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 अंग है। इस अंग में एक अंग है जिसका नाम है यूएनएससी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, मतलब सुरक्षा परिषद। इस सुरक्षा परिषद को ही सुधार करने की बात किया जा रहा है। मतलब सब कुछ बढ़िया है आमतौर पर, लेकिन इस सुरक्षा परिषद में प्रॉब्लम है। आपको मैं बता दूं, जो महासभा है अभी वर्तमान समय में माना जाता है कि दुनिया में 193 देश है। दक्षिणी सूडान अंतिम रूप से इसमें शामिल हुआ था। तो 193 देश हमारे इस पूरे दुनिया में वर्तमान समय में एग्जिस्ट करते हैं। ऐसे तो गिना जाए तो कई देश मिल जाएंगे, लेकिन उसको आधिकारिक रूप से मान्यता नहीं प्राप्त है। मान्यता प्राप्त जो विश्व में कुल देश की संख्या है 193 है। ऐसे अगर हम बात करें, तिब्बत को भी पहले देश माना जाता था, लेकिन अभी उसको संज्ञा नहीं प्राप्त है। अब जो चाइना ताइवान पर इतना मैंने कहर बरसाता है, ताइवान को भी अंतरराष्ट्रीय यहाँ पे शामिल नहीं है, इसलिए उसको भी अंतरराष्ट्रीय लेवल पे देश नहीं माना जाता है। तो बहुत सारे ऐसे देश हैं जो खुद को कहते हैं कि मैं देश हूं और वो अपना शासन भी चला रहे हैं, लेकिन विश्व लेवल पर उनको देश नहीं माना जाता, मान्यताएं नहीं है। तो वर्तमान समय में विश्व में 193 देश हैं। ये जो देशों की जो संख्या है महासभा में है। महासभा जो यूनाइटेड नेशन है, इस यूनाइटेड नेशन का जो एक अंग है महासभा, उसमें इतना सदस्य है। और जो सुरक्षा परिषद है जिसमें सुधार की बात हो रही है वो बड़ा डेंजर है। ये सारे जो अंग है इसमें से जो भी बात विचार होता है वो उसमें सहमति की बात होती है, लेकिन जो यूएनएससी है सुरक्षा परिषद, उसका जो निर्णय होगा बाध्यकारी होगा और बड़ा खतरनाक है। असंवैधानिक तो कहना ठीक नहीं रहेगा, हम ऐसे कहेंगे कि अलोकतांत्रिक है। लोकतंत्र की जमाना में यहां लोकतंत्र की बात ही नहीं होती। आपको मैं बताता हूं कैसे। यहां जो यूएनएससी जो है सुरक्षा परिषद है, यहां पे 15 सदस्य हैं। इसमें 10 सदस्य है अस्थाई और यहां माफी चाहूंगा 5 सदस्य है अस्थाई और 10 सदस्य है अस्थाई। यहां पे आप देखें तो ये 2-2 साल पे रिपीट होते हैं और यहां पर भारत भी कई बार इसमें शामिल हो चुका है। लेकिन अगर हम यहां बात करें अस्थाई सदस्य का, जिसको वीटो शक्तियां दी गई है, वीटो शक्तियां दी गई है, ये वीटो शक्ति क्या होता है इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। इस 5 में अगर हम बात करें यूएसए, यहां पे चीन भी है, अपना पड़ोसी देश है चीन। पाकिस्तान है क्या? ना, पाकिस्तान इसमें ना है। चीन, फ्रांस, उसके बाद हम बात करेंगे ब्रिटेन की और ब्रिटेन के बाद रूस, जिसको रसिया कहते हैं कई बार। तो ये 5 को अस्थाई सदस्य दिया गया है। और ये यूएनएससी जो है 24 अक्टूबर 1945 में इसकी स्थापना की गई थी, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। और इस उद्देश्य से किया गया था कि अब तृतीय विश्व युद्ध नहीं होगा तो हम सबको पता है अभी दुनिया में कई देशों के पास परमाणु बम हो गए हैं और खतरनाक बम हो गए हैं, और ये चलने लगे तो पृथ्वी रहने लायक नहीं रहेगी और बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए तृतीय विश्व युद्ध न हो, इसी उद्देश्य से इसको बनाया गया है। और आप देखें अभी इजराइल और हमास का आप देख लीजिए, वहां युद्ध चल रहे हैं। उसके बाद आप देखें तो यूक्रेन और रसिया में 2.5 साल से युद्ध चल रहा है। तो कहां ये सफल हो पा रहा है? छोटे छोटे युद्ध होते हैं और उसी में अलग अलग देश मिल जाते हैं और एक ग्रुप बन जाता है, बहुत सारे देश शामिल हो जाते हैं और फिर लड़ाई होने लगता है। यही तो हुआ था प्रथम विश्व युद्ध में, यही हुआ था द्वितीय विश्व युद्ध में। तो तृतीय विश्व युद्ध भी ऐसा ना हो जाए, इसी उद्देश्य से इसको बनाया गया है। तो अभी भारत का जो कहना है और जो प्रधानमंत्री खुद हैं और आर रविंद्र वहां जो है, उन सबका कहना यह है कि सुरक्षा परिषद ये अलोकतांत्रिक है और इसके फैसला बहुत मतलब यहां अच्छा फैसला ले ही नहीं पाएंगे। अब देखिए क्या हुआ था रूस और यूक्रेन में जब लड़ाई हुआ था, तो यहां क्या हुआ था, यहां ये जो 5 देश है ना, इसको वीटो की शक्तियां प्राप्त है। वीटो की शक्तियां, ये क्या होता है? वीटो की शक्तियां ऐसा होता है कि मान लीजिए हम कोई प्रस्ताव लेके आते हैं सुरक्षा परिषद में और इसको पास कराना है, नाम ही देख लीजिए सुरक्षा परिषद, इसको पास कराना है। पास कराना तो वोटिंग होगा। तो आप यहां देखें तो 15 सदस्य हैं। 15 सदस्य, हम लोकतांत्रिक क्या मानते हैं कि अभी फिलहाल तो हमारे देश के हिसाब से अगर हम समझें तो 50% प्लस अगर एक हो जाए तो हम कहेंगे कि बिल पास है। मतलब आधा से ज्यादा लोग अगर सहमति दे दे तो हो जाए। अगर इसको हम बांट दें तो 7 और 8 का बनेगा रेशियो। अगर 8 लोग कहे हाँ तो ठीक है, लेकिन यहां वैसा नहीं है। ये 10 के 10 हाँ बोल दे
यहां 5 है, 5 में से 4 हां बोल दे, 14 लोग हो गए। 14 लोग हां बोल दे और इसमें से कोई एक कह दे ना, तो बिल पास नहीं होगा, है ना। और ये 5 अगर हां बोल दे, उसके बाद अगर इसमें से 3 हां बोल दे तो बिल पास हो जाएगा। अब दिक्कत ये है ना कि ये 5 जो हैं दुनिया में अपने आप को डॉन समझते हैं। बड़े गंदे देश है, देखो यूएसए, चाइना ही देख लीजिए। तो ये जो अपने आप को डॉन समझते हैं और दुनिया में अशांति सबसे ज्यादा यही फैलाते हैं आमतौर पे अगर देखा जाए तो हालांकि ऐसा कहना उचित नहीं रहेगा, क्योंकि ये वैश्विक संस्था के बड़े लीडर हैं, तो देश को दुनिया को दिशा भी देते हैं, पर फिर भी कुछ ऐसा दिखता है, इसलिए कभी कभी निकल जाता है, तो आप इसको पॉइंट नहीं करें। अभी देखें तो ऐसा होगा। अब इसमें क्या हो रहा है कि 5 में से अगर एक भी ना बोल दे तो प्रस्ताव नहीं पास होगा। अभी जब रूस यूक्रेन युद्ध हो रहा था तो रूस ने अब खुद के खिलाफ कैसे वोट कर देगा, सेंक्शन लगाए जा रहे थे कि रसिया को समर्थन नहीं दिया जाएगा, तो क्या हुआ, इसने वीटो कर दिया, तो अब लागू ही नहीं हुआ। अगर ये पास हो जाता तो रसिया को युद्ध रोकना पड़ता, नहीं तो जो ये संगठन है वो कार्रवाइयां करता, और संगठन कार्रवाई करने का क्या मतलब है कि दुनिया के सभी देश कार्रवाई कर रहे हैं, तो उसको रुकना पड़ता। तो यही कहा जा रहा है कि इसकी स्थिति, ये जो है वीटो शक्तियां, इसको खत्म किया जाए। अब आप देखें, यहां चीन है, भारत ना है, इसमें कोई भी बात होगा चाइना के खिलाफ, अगर कोई भी बात होगा वीटो कर देगा, ये वीटो कर देगा, है कि नहीं। हमारा जो साथी है रसिया को हम लोग मानते हैं ये बहुत पुराना साथी है, तो जब भी भारत का पक्ष होता है तो उस समय भारत को समर्थन देने के लिए काम करते हैं रूस। ये बहुत बढ़िया बात है, तो यहां से समर्थन मिल जाता है, इसलिए काम हो जाता है। नहीं तो आप यहां देखें, चाइना एक खतरनाक खिलाड़ी यहां बैठा हुआ है। तो बहुत जरूरी है इसकी संस्थाओं में, इस संस्थाओं में सुधार की, और यही नहीं कई संस्थाओं में सुधार की जरूरत है जो अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं चल रही हैं। और आपको नहीं लगता कि यहां सुधार होना चाहिए, क्योंकि 10 है यहां, 5 यहां अस्थाई है। अगर ये 10 के 10 और ये 4 इसमें से बोल दे, 14 लोग हां बोल रहे हैं और एक ना बोल दे तो प्रस्ताव पास नहीं होगा। तो ऐसे केस में ये बड़े बड़े जो देश हैं किसी ना किसी का समर्थन कर देंगे, कोई छोटा देश भी होगा उसका समर्थन कर देंगे। जब पाकिस्तान की बात होगी तो चीन समर्थन दे देगा उसको। तो ये सारे किसी न किसी को समर्थन दे देते हैं और किसी के विरोध में कोई फैसला ही नहीं हो पाता। तो आपको नहीं लगता इसमें सुधार की जरूरत है? बहुत जरूरत है। और भारत कई माने वर्षों से इसमें बात उठा रहा है कि इसमें संशोधन होना चाहिए, है ना। उस इतिहास में नहीं जाते कि नेहरू जी को भी मिला था कि आप आइए, यहाँ पे आपको मौका दिया जाता है, उसका बहुत बड़ा एक मतलब समझने की बात है। तो उसमें हम लोग कभी और गहरा से विश्लेषण करेंगे। तो अभी हम आपको ये बता रहे थे, इसी में सुधार की बात हो रही है। और आर रविंदर का जो कहना है, अब जैसे मोदी जी गए हैं पोलैंड, वहां प्रधानमंत्री से मिले, तो ऐसे थोड़ी करेंगे कि कितना कितना रखा जाए। वो तो प्रतिनिधि अगर बातचीत हो रहा है तो वहां पे वो रखेंगे। प्रधानमंत्री तो कहें तो अपने विदेश नीति और ऐसे अभी हम क्या कर सकते हैं, सहयोग की बात होगी। ये थोड़ी होगा वहीं पर बैठ के कि चलो हम सुरक्षा परिषद में क्या व्यवस्था करेंगे उसी की बात करें, वो बात नहीं करेंगे। लेकिन आर रविंदर ने बात रखा है कि हम क्या कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि अस्थायी सदस्यों की संख्या में थोड़ा बढ़ोतरी कर दिया जाए और यहां भी बढ़ोतरी कर दिया जाए और 25 से 26 देशों को शामिल किया जाए। अभी कितना है, अभी तो 15 है ना टोटल, 10 और 5 15, लेकिन उन्होंने कहा कि 25 से 26 देशों को एक यहां शामिल किया जाए सुरक्षा परिषद में। तो अब उनका कहना यह है कि यहां पे कुछ अगर प्लस हो जाए और यहां पे अगर कुछ प्लस हो जाए और यहां डेमोक्रेटिक तरीके से कुछ किया जाए संशोधन, तो आने वाले दिन में दुनिया में अगर कोई भी दिक्कतें होंगी तो यहां पे निर्णय लिया जा सकता है, अदरवाइज यहां निर्णय हो ही नहीं पाएगा, है कि नहीं। आप इस मुद्दे पे क्या विचार रखते हैं? मैंने बहुत शॉर्ट में आपको बताया कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूनाइटेड नेशन इसका स्थापना किया गया कि तृतीय विश्व युद्ध ना हो। लेकिन इसकी जो 6 अंग है उसमें से एक महत्वपूर्ण अंग है सुरक्षा परिषद, वो अलोकतांत्रिक है। वहां पे लोकतंत्र का नियम लागू ही नहीं होता, क्योंकि 14 लोग एक तरफ और एक जो अस्थायी सदस्य है एक तरफ हो जाता है तो कोई प्रस्ताव पास नहीं हो पाता, वीटो कर देता है वो। तो ऐसी संस्थाओं की वजह से कोई हम अच्छा निर्णय नहीं ले पा रहे हैं। तो दुनिया में इतना महत्वपूर्ण संस्था है, इसकी प्रासंगिकताओं पे प्रश्न उठ रहे हैं कि ये इसके रिलेवेंसी क्या है। तो प्रासंगिकता पर अगर प्रश्न उठ रहा है तो जरूरी है ऐसे संस्थाओं में संशोधन करने की। और भारत बहुत जोरदार तरीके से बात वैश्विक मंचों पे उठा रहा है और संभवतः ही युद्ध भी विराम हो जाएगा और भारत
इस अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं में सुधार भी करा देगा। मैं इस बात को मानता हूं। आप क्या विचार रखते हैं आप जरूर बताएं, और अगला किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं आप ये भी जरूर बताएं। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, इससे हम सबको मोटिवेशन मिलता है। आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में, इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।